Hello everyone, how are you? Welcome to the next class of branch accounts. And today we will start a new topic, that is consolidated balance sheet. So consolidated बैलेंस शीट बेटा हम लोगों को बनानी है, ठीक है। तो इसमें देखिए दो तीन पॉइंट्स हैं जो हमें समझ और क्योंकि देखिए ब्रांच इज ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों एक दूसरे के साथ में ही है। हेड ऑफिस कोई अलग चीज नहीं है, ब्रांच भी कोई अलग नहीं है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे देखिए वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, तो जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी तो बेटा वो तो एज ए होल बनेगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी। इनकम टैक्स में जब रिटर्न फाइल करोगे, बैलेंस शीट आप सबमिट करोगे, तो भैया पूरे की होएगी। ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग ब्रांच की अलग अलग बैलेंस शीट जाएगी। एक ब्रांच पे प्रॉफिट है, एक पे लॉस है, तो अल्टीमेटली जब इनकम टैक्स लगेगा तो एंटिटी पर लगेगा, एसएससी पर लगेगा। और पर्सन की डेफिनेशन कंपनी कहती है, ब्रांचेस आर नॉट पर्सन। ब्रांच कभी भी पर्सन नहीं है। तो अल्टीमेटली हमको ब्रांच और हेड ऑफिस उसका कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच मींस जो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है। तो यहां पे भाई साहब सेपरेट अकाउंट्स हो गए ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो ईयर एंड पर कंसोलिडेशन इज नेसेसरी। कंसोलिडेशन तो बेटा करना पड़ेगा। दोनों बैलेंस शीट एक बनेंगी, दो अलग अलग नहीं बनेंगी। सो दैट इज वी कॉल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर कैसे करें, किस प्रकार से कंसोलिडेशन होगा? तो बेटा बहुत आसान तरीका है, और हम आइटम्स को 1-to-1 बेसिस पे जोड़ेंगे, 1-to-1 बेसिस पे ऐड कर लेंगे और उसको दिखा देंगे। तो देखिए, आइटम्स आर एडेड ऑन 1-to-1 बेसिस। क्या मतलब सर? मतलब बेटा ये कि डेटर्स में डेटर्स की अमाउंट जुड़ जाएगी, क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स की अमाउंट जुड़ जाएगी, एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों, बिफोर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन करने से पहले एचओ अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एंड ब्रांच अकाउंट in the books of HO must be tallied with each other. उसका मैच होना अत्यंत आवश्यक है सर, क्योंकि जो HO और ब्रांच अकाउंट है, HO एंड ब्रांच अकाउंट शुड हैव सेम बैलेंस। और भैया एक जगह डेबिट और दूसरी जगह वो क्रेडिट होना चाहिए। दोनों जगह अगर डेबिट आ रहा है और मान लो अमाउंट भी सेम है, तो वो सेम नहीं हुआ। अगर दोनों जगह आ रहा है और दोनों जगह डेबिट आ रहा है और अमाउंट भी उसकी सेम है, तो वो तो डिफरेंस हो गया। तो देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसोलिडेशन में, वो ये है
कि हेड ऑफिस और ब्रांच ये दोनों टैली करने हैं उनको। टैली करने मतलब सेम बैलेंस होना चाहिए बेटा, दे शुड हैव सेम बैलेंस। और एक में डेबिट होगा, दूसरे में क्रेडिट होगा। एक बात ना, बहुत पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एचओ अकाउंट भी 20,000 था और ब्रांच अकाउंट भी 20,000 था, लेकिन ना दोनों डेबिट में पड़े हुए थे। बच्चों ने कही तो मैच हो रहा है जी, कुछ करना ही नहीं है हमें। और बाद में उनकी बैलेंस शीट 40,000 से टैली नहीं हुई, क्योंकि सर जी एक जगह डेबिट, मुझे आपसे पैसे लेने हैं तो बेटा आपको मेरे पैसे देने हैं, मैंने आपके देने तो आपने मुझसे लेने हैं। मतलब अगर मेरे यहाँ डेबिट आ रहा है तो आपके यहाँ क्रेडिट आएगा, आपके यहाँ क्रेडिट आ रहा है तो मेरे यहाँ डेबिट आएगा, है ना? तभी तो टैली हो रहा है। दोनों के यहाँ डेबिट आ रहा है, भले ही अमाउंट सेम है, उसको सेम थोड़ी कहेंगे। एनीवे, अब बेटा अगर फिगर मैच हो रही है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं हो रही है तो रीजन फॉर डिफरेंस, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट और बेटा अदर्स, हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करेंगे, कैश इन ट्रांजिट है कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करेंगे। और देखो अदर्स तो क्वेश्चन ही बता सकता है, उसने कोई और नई कहानी लगा दी तो उसको हमें समझना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन ही देखकर हो पाएगा, उसको ऐसे बता पाना मुश्किल है। अब जो गुड्स इन ट्रांजिट है उसकी एंट्री क्या करोगे? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, बस। सर हेड ऑफिस में कर लो, ब्रांच में भी कर सकते हो, एक एचओ में कर लो एक ब्रांच में कर लो, ये भी कर सकते हो, लेकिन सर फिर वो कंसोलिडेशन करना है ना मैंने तो मेरे को फिर सर ट्रांसफर करना पड़ेगा, पहले मैं ब्रांच में रिकॉर्ड करूं फिर ब्रांच से वहां ले जाऊं, बात वही पड़ेगी। तो अब जैसे डिफरेंस है एचओ और ब्रांच अकाउंट का, वो हमने यहां डाल दिया तो ये अकाउंट टैली हो गया। सर मेरे को टैली करना था ना, तो एक जगह आ रहा है मान लो 40,000, दूसरी जगह आ रहा है मान लो 30,000, तो यहां मैंने 10,000 ले लिए, ये मोस्टली टैली हो जाएगा। अब गुड्स इन ट्रांजिट का डेटा दिया है क्वेश्चन में, ये बैलेंसिंग फिगर मान लो। सर दोनों ही दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट कैश इन ट्रांजिट को करेंगे। और सबसे पहला कार्य ये होगा कि एचओ और ब्रांच अकाउंट का बैलेंस टैली करेंगे। अगर वो सेम है देन नथिंग लाइक दैट, नहीं है तो डिफरेंस एडजस्ट, इसके बाद कंसोलिडेशन होगा। सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एचओ एंड ब्रांच अकाउंट शैल नॉट अपीयर, कोई भी अकाउंट बेटा दिखाई नहीं देगा, ना एचओ अकाउंट आएगा ना ब्रांच आएगा, क्योंकि जब कंसोलिडेटेड बन रही है तो दैट इज एज ए होल, तो मुझे खुद से पैसे ना लेने हैं ना देने, ये नहीं आएगा। बाकी सारी चीजें आएंगी, इसको अपन एसेट में दिखाएंगे, इन्वेंट्री में जोड़ देंगे बेटा, और इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ देंगे, उसमें जोड़ देंगे, सिंपल है। तो इस प्रकार से कंसोलिडेशन होगा। सर कंसोलिडेशन में मैंने आपको अब तक 2 पॉइंट्स बताए। पहला, हम आइटम्स को 1 to 1 ऐड करेंगे। 1 to 1 का मतलब होता है बच्चों, स्टॉक में स्टॉक ऐड होगा, कैश में कैश ऐड होगा,
ट्रेड रिसीवेबल में ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा, इस चीज को मैं 1 to 1 कहता हूं। दूसरी बात बताई मैंने आपको, एचओ और ब्रांच अकाउंट मैच होना चाहिए, और जो डिफरेंस है दैट इज जनरली ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, तो वो हम लेकर के एंट्री बना करके उसको पास कर लेंगे और फिर कंसोलिडेशन करेंगे। कोई और रीजन है तो क्वेश्चन विल स्पेसिफाई, मैं मन से नहीं मान सकता। ठीक, जैसे ब्रांच का डेप्रिसिएशन है, एचओ ने लगा दिया, ब्रांच ने एंट्री नहीं करी है, तो डिफरेंस आएगा। गुड्स भेजी थी, रास्ते में लॉस हो गई, ब्रांच ने एंट्री नहीं करी, उसकी वजह से भी डिफरेंस आएगा। एचओ ने ब्रांच का एक्सपेंस ब्रांच में चार्ज कर दिया, ब्रांच ने एंट्री नहीं करी, तो ये रीजंस हो सकते हैं। उसको बेटा क्वेश्चन बताएगा तभी तो अज्यूम करोगे। गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट हम मान के चलेंगे कि भाई ये तो डिफरेंस होता ही है। ओके, बाकी 1 to 1 ऐड कर लेंगे। अब स्टॉक रिजर्व बनेगी, स्टॉक रिजर्व सर ये बनाएंगे हम विद रेस्पेक्ट टू स्टॉक एट ब्रांच वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कैलकुलेशन करने का एक मुद्दा आएगा बच्चों, तो आई होप कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। सर जी कैलकुलेशन तो कई बार करी हमने, ब्रांच अकाउंट में करी, डेटर्स स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में करी, डिपार्टमेंट नाम के पूरे चैप्टर में करी, सब जगह करी, तो यहां भी कर लेंगे, की फर्क पैदा है। सर एचओ विल एडजस्ट स्टॉक रिजर्व, एचओ में बनेगी बेटा, ब्रांच में नहीं बनेगी, और एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। इसको हम लोग पीएनएल में से माइनस करेंगे और इसको हम लोग स्टॉक में से माइनस करके शो करेंगे। सर बैलेंस शीट सोचो, पीएनएल इधर आ रहा है लाइबिलिटीज में और स्टॉक दूसरी तरफ आ रहा है, इधर भी घटा दिए 2000 रुपए, इधर भी घटा दिए 2000 रुपए, हो गई डबल एंट्री सही। तो पीएल में से माइनस होगा, प्रॉफिट में से रिड्यूस होगा, उधर हम लोग उसको स्टॉक में से रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, बस इतने ही पॉइंट्स हैं बच्चों मेरे पास, और तो कुछ ज्यादा है नहीं बेटा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल डिस्कस कि क्या चीज कैसे आती है। ओके, आइए। सो लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ऊपर नीचे कोई एडजस्टमेंट ना दे रखे, 1 to 1 जोड़ के कर देता हूं, पहले ही क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। सो हेडिंग लिखा मैंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2002। ठीक है भैया। सर जी नहीं बेटा, मैं ये देख रहा था कि कंपनी है तो मैं कंपनीज के फॉर्मेट में बनाऊं, कंपनी नहीं है तो मैं इस पुराने ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना लूं, ये मैं देख रहा था। तो क्वेश्चन में मैं सर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन ही बता पाएगा बेटा। तो मैंने ऊपर देखा नाम लिखा हो एक्स लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, वो भी नहीं मिला। फिर मैंने बैलेंस शीट के अंदर झांका, शेयर कैपिटल लिखा हो, वो भी नहीं लिखा था। तो कंपनी की स्मेल नहीं आ रही। तो जाने दो यार, इस फॉर्मेट में बनाएंगे, हमें क्या पड़ी है, कैपिटल 20,000। ठीक है सर, जैसे दिया हुआ है, मुझे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल का है, तो इसका मतलब इन्होंने पीएनएल ट्रांसफर नहीं किया, तो मैंने भी अलग रख लिया, मुझे क्या पड़ी है। हालांकि कंपनी में अलग रहता है,
पर हो सकता है कुछ और ट्रस्ट वगैरह हो, सोसाइटी हो, हमें नहीं मालूम, हम उसमें क्यों जाएंगे। आपको बहुत वो है, आप प्रॉफिट जोड़ दो, वैसे आवश्यकता नहीं है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में चलो। करंट ईयर का प्रॉफिट, यार वो तो ठीक है, करंट ईयर तो है ही है, तो इसमें आप ऐड करो एचओ का प्रॉफिट, और ये है 8415। ब्रांच का प्रॉफिट भी ऐड कर दो बेटा, कंसोलिडेशन कर रहे हैं ना हम लोग, 3484। क्रेडिटर ये हो, बस और तो कुछ दिख नहीं ना बेटा। सर जी देखो रिजर्व तो नहीं है, अगर है तो ये माइनस कर देंगे, नहीं है बात खत्म हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ, सब जोड़ दिया गया 14614। लो सर जी लाइबिलिटी साइड चला रहे हैं, क्रेडिटर्स ऑन ओपन अकाउंट 5930। बेटा क्रेडिटर्स है, ओपन अकाउंट का कोई मतलब नहीं होता है। ओपन अकाउंट मीन्स कि गुड्स आती रहती है, पेमेंट होता रहता है, अकाउंट में चलता है, तो ओपन अकाउंट है और क्या। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस 390। सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जॉन फिगर क्वेश्चन में मिल रही है उसको हम लिख रहे हैं, है ना, दोनों जगह होते, दोनों ऐड कर लेते। गुड्स फ्रॉम एचओ 7000, इधर देखो दूसरी तरफ मतलब एसेट्स में, गुड्स सेंड टू ब्रांच 7200, इसका मतलब 200 की ट्रांजिट में। फिर से पढ़ो बेटा, एचओ के ट्रायल में डेबिट साइड में गुड सेंड टू ब्रांच है 7200, ब्रांच के ट्रायल में क्रेडिट में रिसीव्ड है 7000, तो 2000 का आगे ट्रांजिट में है। इन्वेंट्री में ले लूंगा, अभी इन्वेंट्री लिखूंगा उसमें 200 जोड़ लूंगा, याद रखना। अच्छा, कैश रिसीव्ड 9987, जबकि ब्रांच कह रही है सेंड 10287, 300 का डिफरेंस है, ये कैश में जोड़ लूंगा, कैश इन ट्रांजिट में। ठीक, ये दोनों अकाउंट्स एलिमिनेट हो गए एक दूसरे से। एचओ करंट अकाउंट आ रहा है 7298, ब्रांच करंट अकाउंट 72, दोनों टैली हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुड्स सेंड और गुड्स रिसीव्ड अलग रखे हुए हैं, तो उन अकाउंट में डाली नहीं है, तो ये टैली हो रहे हैं, बात खत्म हो गई बेटा। प्रीमाइसिस, डेप्रिसिएशन हमें तो लगाना नहीं है, पहले ही लगा हुआ है, तो भाई साहब जोड़ के लिख लो 8 and 4 12,000। फिक्चर एंड फिटिंग F&F 1200। स्टॉक इन ट्रेड देखो भैया, एचओ पर है, ब्रांच पे है, और बेटा ट्रांजिट में 200, और एचओ पर है 9000, 1800, 9000, 1800 और 92 11,000। नेक्स्ट, ट्रेड डेटर्स 8650। बेटा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, 121 कितना बोला था, 8650 ना, हाँ 8650। उसके बाद है ब्रांच कुरेंट अकाउंट, ये नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंट एचओ अकाउंट नहीं आएंगे, दोनों आपस में खत्म हो गए। और जो गुड्स सेंड गुड्स रिसीव था वो खत्म हो गया, कैश सेंड कैश रिसीव था वो खत्म हो गया, उसका डिफरेंस इन ट्रांजिट हो गया। सर जी उसके बाद देखो ब्रांच करंट अकाउंट गया, गुड सेंड टू ब्रांच नहीं आएगा, कैश लिमिटेड कैश एट बैंक आएगा बेटा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें देखो एचओ पर है 7139, ब्रांच के पास है 645, और दादा रास्ते में है 300। तो इस प्रकार से जो सर ट्रांजिट है उसको रेलेवेंट आइटम में तो ऐड करेंगे, तो 8084। अभी क्या यार समझ में आ गया ना, सिंपल था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं सर, रिजर्व भी नहीं है,
ब्रांच और एचओ अकाउंट आपस में पहले टैली हो रहे थे, गुड्स सेंट और गुड्स रिसीव्ड आ रहे थे, तो उसका डिफरेंस हमने बच्चों ट्रांजिट अज्यूम किया। अच्छा, और कुछ अज्यूम करना देखो इलॉजिकल भी होगा। अब आपको मैं तो ये मानूंगा रास्ते में चोरी हो गया, कुछ भी मान लो बेटा, इन सब चीजों का कोई जवाब थोड़ी होता है। मतलब ये तो गलत है, कहीं पे कोई ऐसा हिंट है नहीं, तो लॉजिकल रीजनिंग कहती है कि रास्ते में होगा। गुड्स एंड कैश आर इन ट्रांजिट, तो ट्रांजिट में मानिए, बाकी कोई भी अजम्पशन इलॉजिकल लग रही है मेरे को तो, बट आपको अगर और ज्यादा लॉजिकल लगती है तो बात अलग है, परंतु ट्रांजिट ही अस्यूम करना चाहिए हमको उसे। और इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन हो गया 40, कुछ था ही नहीं, ज्यादा कलेस होता तो एडजस्ट करते बेटा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या करें। चलिए, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, दैट इज द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, मजा आएगा। हाँ जी बच्चों, तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 41, और आप देखिए क्वेश्चन एक डिफरेंट लेवल पे खेल रहा है, सिर्फ बिल्कुल ही अलग चल रहा है ये। और कहता है मैसर शाह एंड कंपनी commenced business, so that means there is no opening balance. हेड ऑफिस मुंबई, ब्रांच क्या फर्क पड़ता है। परचेज एचओ में होती है, फिर एचओ प्रोसेस करता है, एंड देयर इज नो लॉस और वेस्टेज। तो जब वो मना कर रहा है ना, तो उस लाइन से कंफ्यूज मत हुआ करो। वेस्टेज या लॉस होता तो प्रॉब्लम थी, है ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम है। आगे कहता है बेटा कि ब्रांच सिर्फ प्रोसेस गुड्स को डील करती है, ओके। तो एचओ खरीदता है, प्रोसेस करता है, ब्रांच को बेचता है, ब्रांच उसको डील करती है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट या लोडिंग है वो 10% ऑन कॉस्ट है, और एचओ और ब्रांच दोनों लोग अपना सेल यूनिफॉर्मली 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे करते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, यार ट्रायल में देखो परचेज भी है, तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी बाद में, पहले ट्रेडिंग पीएल बनेगा। और सर जी गुड सेंट में कह रहा रास्ते में रेमिटेंस है, नहीं मिली है, स्टॉक टेकिंग का शॉर्टेज है, और अनप्रोसेस्ड गुड्स है 1 लाख, और ट्रेडिंग पीएल कॉलमर बनाना है, बैलेंस शीट एज ए होल। सही, बहुत बढ़िया सवाल है, देखो आया मजा। तो देखिए ये क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू एक अलग ही लेवल पर सर गेम कर रहा है हमारे साथ। बहुत ध्यान से सावधानी से पढ़िएगा और उससे ज्यादा सावधानी से करिएगा। आइए पहले कुछ चीजों को सर विचार करते हैं, फिर बात करेंगे। तो पहले ब्रांच और एचओ अकाउंट को मैं टैली करना चाहूंगा। तो बेटा ब्रांच अकाउंट आ रहा है 389,800, एचओ की बुक्स में ब्रांच अकाउंट 389,800 आ रहा है। डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही है। ब्रांच की बुक्स में एचओ अकाउंट सर 261,500 है, और क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट ही है। अब देखिए जब आप गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री करोगे, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, दोनों एंट्री मैंने एचओ की बुक्स में करी, मुझे कोई शौक नहीं है वहां एंट्री करने का। बेटा मेरे को तो अकाउंट टैली करना है ना, कोई सर वैसी अकाउंटिंग थोड़ी कर रहा हूं मैं, तो केवल मैच करने का है। अब दोनों फिगर क्वेश्चन बतला रहा था, 44,000 एक है, 84,301 है, 44, 84,300। अभी हिंदी थोड़ा अजीब होता है, 4, 8, 12, 4, 4, 8। तो देखो क्रेडिट हुआ 128,300, बोलो जोड़ो या घटाओ।
माइनस होगा ना बच्चों, ये डेबिट था, ये क्रेडिट किया आपने, तो अब कितना बचा बेटा 500,162, लो टैली मिल गया। देखो डिफरेंस का 3 रीजन बताया मैंने आपको। नंबर 1 गुड्स इन ट्रांजिट, नंबर 2 कैश इन ट्रांजिट, नंबर 3 समथिंग एल्स एज स्पेसिफाइड बाय द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है सर और कोई कलेस नहीं था। देखो ब्रांच में लॉस हुआ, उससे ब्रांच अकाउंट या एचओ अकाउंट थोड़ी अफेक्ट होगा। इस इन्वेंट्री बचा, उससे ब्रांच या एचओ थोड़ी अफेक्ट होगा। स्टॉक रिजर्व की एंट्री तो हमने करनी है, ना यहां हुई है ना वहां हुई है, तो डिफरेंस 2 ही है और दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो मैंने क्या करा, एचओ की एंट्री करी। ब्रांच क्या भी कर सकता था, ब्रांच क्या करता तो क्या करता, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ, तो एचओ क्रेडिट हो जाता, क्रेडिट में ये फिगर ऐड कर देता तो इतना ही आ जाता, तो भी मैच हो जाता। एक एंट्री यहाँ एक यहाँ करते तो भी मैच हो जाता, बट वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। एक ही जगह करो ना, आपको कंसोलिडेशन करना है बेटा। कंसोलिडेशन में इट इज ऑलवेज बेटर कि हम एंट्री एचओ में करें। पहले ब्रांच में करोगे, फिर ब्रांच एचओ में ट्रांसफर करेगी, तो सीधे एचओ में करो ना। चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया। गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है मित्रों, और भैया दोनों अकाउंट मैच हो रहे हैं, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो कह रहे हैं 20,000 का ब्रांच को लॉस हुआ है, शॉर्टेज है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में रखते हैं, ये ट्रेडिंग है मान लो, या क्रेडिट में रखेंगे P&L में डेबिट में रखेंगे, हो गया। लॉस को हम ऐसे एडजस्ट कर लेते बेटा, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट करके P&L में डेबिट कर देंगे कॉस्ट पे, और ब्रांच की कॉस्ट है इनवॉइस प्राइस, ठीक, ये पॉइंट हो जाएगा। 4th पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड गुड्स 1 लाख है, तो ये अनप्रोसेस्ड इन्वेंट्री है। सर जी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, ट्रायल के अंदर तो होगा नहीं बेटा, क्योंकि इन्होंने ट्रायल बनाया ही नहीं है अभी, मतलब ट्रेडिंग पीएल बनाया ही नहीं है, स्टॉक ट्रायल में नहीं होगा, सेल्स परचेज सब ट्रायल में आ रही है, इसका मतलब ट्रेडिंग पीएल बना नहीं है, ट्रेडिंग पीएल बना नहीं तो स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्टॉक का है बेटा, देखो एचओ पे प्रोसेस्ड गुड्स बची होंगी, ब्रांच पे भी स्टॉक बचा होगा, वो मिसिंग है, वो हमें निकालना है। तो क्वेश्चन कंसोलिडेशन के साथ में हाइड एंड सीक भी खेल रहा है। अब देखो पहले पैरा पे अगर आप आओगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दी है, तो जिस क्वेश्चन में बेटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होती है, यकीन मानो वो स्टॉक नहीं देता है। स्टॉक दे देता है तो एबनॉर्मल लॉस डिफरेंस होता है, खैर देगा नहीं, तो परसेंटेज दिए ना, तो दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, हमें ही निकालना पड़ेगा। तो बेटा ये जो सवाल परसेंटेज दे रहा है ना, दिस इज रियली वेरी डेंजरस, एंड आप परसेंटेज को ध्यान से देखो। तो कहता है प्रोसेस्ड गुड्स रिसीव्ड आर हैंडल्ड बाय ब्रांच, इट्स ओके, और गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट प्रोसेस्ड कॉस्ट प्लस 10%, तो 10% लोडिंग हो गया, 10% लोडिंग हो गया। जो ब्रांच को हम गुड्स सेंड कर रहे हैं वो कॉस्ट में 10% जोड़ के भेज रहे हैं। तो अगर बेटा एचओ की कॉस्ट 100 रुपीज है तो इनवाइस प्राइस 110 है, कॉस्ट में 10% जोड़ के सेंड करते हैं लोग, बहुत बढ़िया। और ब्रांच के लिए देखिए कॉस्ट हो गई 110, ब्रांच की कॉस्ट जो जितने में रिसीव होगा वही तो होगी। अब सेलिंग प्राइस देखिए एचओ का और ब्रांच का अलग अलग है, कैसे बेटा, वो कह रहे हैं कि दोनों लोग 25% प्रॉफिट लेते हैं ऑन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, अपनी अपनी कॉस्ट पे 25 चार्ज कर रहे हैं। तो दादा ये 25 चार्ज करेंगे कॉस्ट पे तो 125 हो जाएगा,
और ये जब 110 पे 25 चार्ज करेंगे तो भाई 27.5 137.50 इज द सेलिंग प्राइस। ये ब्रांच अपनी कॉस्ट पे 25% चार्ज कर रही है, हेड ऑफिस अपनी कॉस्ट पे 25 चार्ज कर रहा है। ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक स्टॉक नहीं निकलेगा। स्टॉक नहीं दिया ना सवाल में, बदतमीजी दिखा के गया है ये हमको। तो बेटा देखो, वो कहते हैं कि ब्रांच सिर्फ प्रोसेस्ड गुड्स में डील करती है, यानी ब्रांच इज नॉट मेकिंग एनी परचेज फ्रॉम इटसेल्फ, अपना खुद नहीं खरीदती, हेड ऑफिस से ही गुड्स आती है। और 25% पहले 10% हेड ऑफिस चार्ज कर लेता है, क्योंकि कॉस्ट में 10% जोड़ के सेंड कर रहा है। तो 100 की गुड्स ब्रांच के लिए 110 में जा रही है, राइट? और दोनों 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे सेल कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव कॉस्ट पे। तो हेड ऑफिस की कॉस्ट का 25, ब्रांच की अपनी कॉस्ट का 25, सो द सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट फॉर बोथ प्लेसेस। ओके, चलिए अब लेट अस कंटिन्यू द क्वेश्चन। सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ये दीज थिंग्स आर क्लियर ना? एक तो ये परसेंटेज देखो, इसको जब तक नहीं समझ लो आगे मत बढ़ना। सर यू कैन रिपीट दैट, वीडियो में तो आप वापस कर सकते हैं ना। जब तक ये नहीं समझ आएगी आगे का क्वेश्चन बहुत गंदा लगेगा। अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी इजी, कुछ है ही नहीं। देखो अब वो कह रहे हैं ट्रेडिंग पीएल बनाओ और कॉलमर फॉर्म में बनाओ। आप हेडिंग पूरी डाल लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है ट्रेडिंग पीएल। बेटा एक कॉलम ब्रांच का, एक कॉलम एचओ का। एचओ ब्रांच, राइट? एचओ ब्रांच, बस कुछ नहीं है जी, बिल्कुल आसान है। ट्रेडिंग पीएल बनाना है बेटा। ओपनिंग स्टॉक, अरे सर जी नई ब्रांच है तो हेड ऑफिस पे तो हो सकता है ना, बिजनेस ही नया शुरू किया। सर ट्रायल से चलो ना, परचेज 1969 500, ब्रांच नहीं करती परचेज। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ट्रेडिंग में पीएल में, सर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, 50,500। सेल 12,80,000 और 8,20,000। गुड सेंड टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस के लिए ये सेल जैसा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पीएनएल वाले पोर्शन में लिखना बेटा, 139 और 15,000, राइट? सेलिंग एक्सपेंस 50,000 और 6,200। डेटर, करंट, क्रेडिट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सर जी गुड्स रिसीव्ड कहां गई? ये 880। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 880000। देखो बेटा, इन दो फिगर्स को देख के भी समझ आ रहा है 44 इन ट्रांजिट। ट्रांजिट की एंट्री बताओ, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ या गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच? सर जी गुड्स इन ट्रांजिट बैलेंस शीट में जाएगी, एचओ और ब्रांच अकाउंट भी ट्रेडिंग पीएल में, तो ट्रांजिट यहां नहीं आएगा। सर ये बुक्स अलग हैं, ये बुक्स अलग हैं, डोंट सी, इसको ऐसे मत देखिए कि अरे यहाँ इतना यहाँ इतना है, कहाँ गया? डिफरेंस नहीं है बेटा। इसने इतना सेंड करा, माइनस हो गया, इसको इतना रिसीव हुआ, इसका प्लस हो गया। आपको बहुत ज्यादा वो है तो आप इसको 44 बढ़ा लो और यहाँ गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉक में लिख लो, पर जरूरत नहीं है ऐसा करने की। बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट सीधे बैलेंस शीट में,
यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्यों लिखे सर जी? गुड्स भेज दी, माइनस हो गई, रिसीव हुई, प्लस हो गई, डिफरेंस सीधे बैलेंस शीट में, इधर नहीं आएगा बेटा, लेना ही मत। ओके सर, यहां तक क्लियर हो गया? अब या गुड्स लॉस्ट, सर एक लॉस की फिगर थी, यहां पे लूंगा और सेम अमाउंट यहां पे ले लूंगा, तो डबल एंट्री जिंदाबाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना उसमें। सर अभी वैल्यूएशन करूंगा ना मैं उसका, पढ़ूंगा। स्टॉक में अनप्रोसेस्ड गुड्स मुझे याद आ रहा है 1 लाख रुपीस बता रहा है, ब्रांच पे नहीं है, बाकी प्रोसेस्ड गुड्स है, यही तो हमें निकालना है बच्चों। और रिमेनिंग इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। एक बार ये आ जाएगा फिर तो क्वेश्चन ठोक दूंगा, पूछेगी। मित्रों स्टॉक रिजर्व भी लेनी है मैंने, गुड्स लॉस की फिगर यहां आएगी या नहीं आएगी, इसी में ब्रांच में क्रेडिट, ब्रांच में डेबिट, रिजर्व एचओ में आएगी, ब्रांच में नहीं आएगी। बस फॉर्मेटिंग हो गई दादा। इसके बाद नेट प्रॉफिट बचेगा और अगर बुरे दिन आ गए होंगे तो नेट लॉस आ जाएगा। So this is how we have to handle this question. Okay, तो बेटा अब एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले गुड्स लॉस्ट की बात को समझिए। तो जो गुड्स लॉस्ट हुई हैं दे शुड बी वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। सर ब्रांच की कॉस्ट क्या है? इनवॉइस प्राइस। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पर एंट्री पड़ेगी, पीएनडल में तो कॉस्ट जाएगी ना। अब आपको नहीं सर ब्रांच स्टॉक, ब्रांच लेटर्स में इनवॉइस, तो बेटा पीएनडल में कॉस्ट जाती थी, लोडिंग ट्रेडिंग में रिवर्स करते थे, तो पीएल में कॉस्ट जाएगी, यहां रिवर्सल का पॉइंट ही नहीं है, तो कॉस्ट पे करेंगे। लेकिन ब्रांच के लिए कॉस्ट क्या है? इनवॉइस प्राइस। अब ध्यान से देखिए 20,000 क्या दिया हुआ है, 20,000 है जो अमाउंट दी हुई है, उसको पढ़िए बेटा, उसमें लिखा है सेलिंग प्राइस टू ब्रांच। तो इसका इनवॉइस प्राइस चाहिए मुझे। सर जी मेरी जो इक्वेशन थी कॉस्ट 100 थी, ब्रांच के लिए कॉस्ट 110 थी और ब्रांच का सेलिंग प्राइस 137.5 था, करेक्ट? तो इसको क्या करेंगे, 20,000 इंटू 110 अपॉन 137.5। सर जी कॉस्ट 100 नहीं है, कॉस्ट 110 है, प्रॉफिट ये है। वैसे 25% ऑन कॉस्ट है, रिस्पेक्टिव है तो वो अपने आप 25% भी लोगे तो भी सेम आएगा बेटा, 16,000। ये इनवॉइस प्राइस है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और 80/100 क्योंकि कॉस्ट पे 25 है तो सेल पे 20 हो गया, क्योंकि इसकी कॉस्ट पे 25 है। अदरवाइज आप फिगर देखोगे कॉस्ट 100 थी, इनवॉइस 110 था, उस तो इसकी कॉस्ट इनवॉइस प्राइस है, ये ब्रांच की कॉस्ट है, ठीक? तो 16,000 यहां लिखेंगे हम लोग और 16 यहां लिखेंगे, एक मैटर क्लोज हो गया। अब मन ने इन्वेंट्री निकालना है बेटा, प्रोसेस्ड गुड्स का इन्वेंट्री निकालना है कि मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो निकालना तो पड़ेगा बेटा। अब देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका ये कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लो, इसको बैलेंसिंग ले लो। एक तरीका ये इसे बैलेंसिंग ले लो, सॉरी इसकी कैलकुलेशन कर लो, उसे बैलेंसिंग ले लो। बेहतर क्या है, स्टॉक कैलकुलेट करना चाहिए, कायदा तो यही कहता है। मित्रों ओपनिंग हमारे पास कोई था नहीं, हेड ऑफिस ब्रांच, परचेज 1969,500, इसमें 880 लिख लो। अरे भाई गुड्स रिसीव्ड है। प्रोसेसिंग कॉस्ट 50,005 कॉस्ट जोड़ लो, अब माइनस करो, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1280 इंटू 125/100 ना
100/125। सर अगर कॉस्ट 100 है तो सेल 125 है ना इसका। भाई कॉस्ट में से तो कॉस्ट घटाओगे 10/24। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड हुई 9/24 924 इंटू 100/110। सर 840। अनप्रोसेस्ड ये स्टॉक बचा हुआ है, ये भी माइनस होगा 1 लाख। ये सब कॉस्ट है। तो रिमेनिंग हमारे पास प्रोसेस्ड गुड्स बच गए। बेटा बस कैलकुलेटर चलाना है। 19 प्लस 50 500 माइनस 10/24 माइनस 8/40 माइनस 1 भाई 56 आया। ओके सर ये कॉस्ट पर वैल्यूएशंस हुए, सिर्फ इतनी बात समझनी है। 100 रुपए की गुड्स 110 में ट्रांसफर हुई, 100 रुपए की गुड्स 125 में बेची गई। आइए इतने आइए। अब देखिए 8/20 की सेल है, इसकी कॉस्ट है 110 और सेलिंग प्राइस है 137.50। अभी निकाला था मैंने आपको वहां भी बोला था, फिर नहीं समझ में आया फिर वहीं जाके चेक करो। 100 की गुड्स 110 में ट्रांसफर हो रही, 25% जोड़ के भेजे। तो बेटा 820 इंटू 110 डिवाइड बाई 137.5 656। 16,000 रुपए इधर ऐसी प्लेस कर दूं, ये लॉस है बेटा। ये इनवाइस पे है ना, ये इनवाइस पे आ गया, ये इनवाइस पर है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। स्टॉक रिजर्व लिखी थी, हाँ लिखी थी। तो 880 माइनस 656 माइनस 16, ये बचा 208। जय माता दी, जय भोलेनाथ। बेटा इन्वेंट्री लिख लो, 56 यहां पर और 2,08,000 यहां। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। बस अब तो खाली आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा 164,000 और इधर देखो 12 भाई 340 3,40,000। चेक कर लो एक दफा, मैच हो रहा है, वाह। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखो भैया 340 और 164। अब क्या कलेस रह गया? कुछ नहीं रह गया बच्चों। अब रह गया स्टॉक रिजर्व। अभी 2 मिनट में निकल आएगी, रिजर्व में कुछ है ही नहीं ऐसा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चों। देखो बेटा, जो ब्रांच का स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक रिजर्व उसी पर बनेगी। ये तो कॉस्ट पर है, ये भी कॉस्ट पर है। 2,08,000 किस अमाउंट पर है ये? 100, 110 या 137.5? सर 110 पर है ब्रांच की कॉस्ट, जिसमें प्रॉफिट है 10/110। और जो ट्रांजिट में है भाई, उसका भी तो प्रॉफिट रिवर्स होगा, रिजर्व तो P&L में ही जाएगी। तो ट्रांजिट वाले का भी आप ले लो, और ट्रांजिट में मैंने सर 2,08,000 इंटू 10/110 18,909। 4,000 है, ये तो दूर से दिख रहा है। 18,422,909 इधर। सर ये हम लोग देखो होलसेल प्राइस वाले कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट, और जब इंडिपेंडेंट ब्रांच होगी तो यही मेथड लगेगा। 128,091 और ब्रांच में कितना बच रहा है भैया प्रॉफिट? सर 126,800। तो ये हमारी प्रॉफिट्स की फिगर्स हो गई, और मैं समझता हूं आपको भी क्लियर है बच्चों, कुछ ज्यादा टफ नहीं है बेटा। चलिए, सो लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब तो बना लोगे ना? चल मैं बना देता हूं बेटा, कितनी देर लगेगी? कुछ नहीं है सर इसमें। देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दी थिंग्स।
तो अब तो केवल एक फॉर्मेलिटी नाम की बैलेंस शीट बची है। फिर भी शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, केवल कैपिटल लिखा हुआ है। और मैसर शाह एंड कंपनी, तो प्रोप्राइटरशिप जैसा ही दिख रहा है ये, 3,10,000। अच्छा, ओपनिंग है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट जोड़ दो, 128,091 और 126,800, ये जुड़ जाएगा। बेटा एक फिगर और है, ये तो एचओ का था, ये ब्रांच का था, ड्राइंग्स भी दी हुई है, तो ये माइनस हो जाएंगे सर जी। अब तो बिल्कुल ही पक्का यकीन हो गया प्रोप्राइटरशिप है, ड्राइंग्स तो वही होती हैं। $509,891, ठीक है। चलो अब क्रेडिट पकड़ो, सेल्स नहीं आएगी, गुड सेंट नहीं आएगी, क्रेडिटर्स आएंगे। क्रेडिटर्स दोनों जोड़ लो, 601,400 और 10,800, 6,12,200। सर जी क्रेडिट पकड़ो, एचओ नहीं आए, एचओ क्यों आएगा इसमें, एचओ और ब्रांच नहीं आते बेटा, ना 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 ना। आओ अब डेबिट पकड़ना, ड्राइंग्स हो गई, परचेज हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, ये सब ट्रेडिंग पीरियड में चला गया, एडमिनिस्ट्रेटिव भी गया, सेलिंग भी गया। अभी तो बचा क्या, डेटर्स। कुछ फिक्स्ड एसेट नहीं है ऊपर लगाने को अच्छी लगती नहीं है बेटा। तो पहले स्टॉक